हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टर्न पे कोई कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर पर किस तरीके से डिपेंड करती है इसको देख लिया था। ठीक, अब आगे कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स को डिस्कस करने से पहले हम ठीक है अब तक जो कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ी है उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस को देखते हैं। ठीक, उन रिलेशंस में सबसे पहला जो रिलेशन है वो है रिलेशन बिटवीन परसेंटेज वेट बाय वेट एंड परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। ठीक, ये कुछ सिंपल फॉर्मूलाज है जो हमें लर्न करने, जो हमारे लिए न्यूमेरिकल्स के लिए हेल्पफुल है। ठीक है, सबसे पहला फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज वेट बाय वेट को अगर हम डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो ये परसेंटेज वेट बाय वेट वाली वैल्यू परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, ये हमारा सबसे पहला रिलेशन है। यहाँ पे जो डेंसिटी है, ठीक है, उस डेंसिटी की यूनिट इसमें पुट करनी है ग्राम पर ml में पुट करनी है। ठीक है, यहाँ पे जो डेंसिटी है उसकी यूनिट इसमें पुट करनी है ग्राम पर ml में। सेकेंड जो रिलेशन है हमारा वो है रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड परसेंटेज वेट बाय वेट। ठीक है, रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड परसेंटेज वेट बाय वेट। ठीक, सपोज किसी सॉल्यूशन की मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है और तुम्हें परसेंटेज वेट बाय वेट, ठीक है, दिया गया है, तो क्या करना है? परसेंटेज वेट बाय वेट की वैल्यू को डेंसिटी से मल्टीप्लाई करना है, उसको 10 से मल्टीप्लाई करना है और किससे? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट से डिवाइड करके। ठीक है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये क्या हो गया? मोलैरिटी और परसेंटेज वेट बाय वेट में रिलेशन। ठीक, इसके बाद में नेक्स्ट जो रिलेशन है या नेक्स्ट जो फॉर्मूला बोल लो, ठीक है, और वो किसमें है? रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है, यहाँ पे सपोज तुम्हें मोलैरिटी निकालनी है और क्या दिया हुआ है? परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है, इस यूनिट को डेंसिटी से मल्टीप्लाई, सॉरी, इस यूनिट को 10 से मल्टीप्लाई करना है और किससे डिवाइड कर देना है? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट से डिवाइड। ठीक है, ये इसको मोलैरिटी को, ठीक, तो ये तीसरा रिलेशन है। इसके बाद में नेक्स्ट जो रिलेशन है वो है मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी में रिलेशन। ठीक है, तो क्या रिलेशन है? सिंपल सा, नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू एक्स फैक्टर। ठीक, ये रिलेशन है, नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू एक्स फैक्टर। ठीक है, यहाँ पे एक्स फैक्टर हमने पढ़ा था जब नॉर्मेलिटी पढ़ी थी। एसिड के लिए बेसिसिटी निकालेंगे, वही वैल्यू एक्स फैक्टर। ठीक है, बेस के लिए एसिडिटी निकालेंगे, वही वैल्यू एक्स फैक्टर। ठीक है, कोई आयन है या कोई सोल्ट है, उसके लिए जो वैलेंसी होती है, ठीक है, वही क्या हो जाएगी? एक्स फैक्टर की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अगर कोई सोल्ट होगा तो सोल्ट के केस में टोटल चार्ज ऑफ केटाइन या फिर टोटल चार्ज ऑफ एनाइन को क्या लेना है? एक्स फैक्टर की वैल्यू की फॉर्म में लेना। ठीक है, ये रिलेशन, ये हमारा कौन सा रिलेशन है? फोर्थ रिलेशन। इसके बाद में नेक्स्ट जो रिलेशन हम देखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट जो रिलेशन है वो है, उसको बोला जाता है डाइल्यूशन फॉर्मूला। इसको क्या बोला जाता है? डाइल्यूशन फॉर्मूला। ठीक है, डाइल्यूशन फॉर्मूला, सपोज एक सॉल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी m1 है और उसका वॉल्यूम कितना है? v1। ठीक, इसको तुम मोलैरिटी m2, ठीक, और वॉल्यूम v2 तक डाइल्यूट कर देते हो। ठीक, तो
डाइल्यूशन से पहले और डाइल्यूशन के बाद की जो मोलरिटी है वो किस तरीके से रिलेट होती है, M1V1 इक्वल्स टू M2V2। ठीक है, इसकी हेल्प से हम डाइल्यूट करने के बाद में, ठीक है, उस सॉल्यूशन की मोलरिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, सपोज कोई सॉल्यूशन की मोलरिटी M1 है, उसका वॉल्यूम V1 है, ठीक, उसको डाइल्यूट किया मतलब उसमें और सॉल्वेंट ऐड किया और उसका वॉल्यूम कितना कर दिया V2। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम उस डाइल्यूटेड सॉल्यूशन की मोलरिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, सिमिलरली ऐसा ही फॉर्मूला नॉर्मेलिटी के लिए भी हो जाता है, N1V1 इक्वल्स टू N2V2। ठीक, यहाँ पे हम अगर कोई सॉल्यूशन N1 है, ठीक, और उसको V1 वॉल्यूम से V2 वॉल्यूम तक डाइल्यूट करते हैं तो उसकी मोलरिटी N2 को इस रिलेशन से फाइंड आउट करते हैं। ठीक, इसके बाद में नेक्स्ट है मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग। मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग सेम ऐसा ही फॉर्मूला नॉर्मेलिटी के लिए भी हो जाए। ठीक, सपोज तीन सॉल्यूशन है डिफरेंट डिफरेंट, एक की मोलरिटी M1 और उसका वॉल्यूम V1, दूसरे की मोलरिटी M2 और उसका वॉल्यूम V2 है, तीसरे की मोलरिटी M3 और उसका वॉल्यूम क्या है, V3। ठीक, इनको आपस में क्या किया है, मिक्स किया है। ठीक, तो मिक्स करते टाइम पे ठीक, जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन बना है उसकी मोलरिटी क्या होगी उसको निकाला जा सकता है इस फॉर्मूले से। MR मीन्स मोलरिटी ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन इक्वल्स टू M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन मींस V1 प्लस V2 एंड प्लस V3। ठीक है, इस फॉर्मूला की हेल्प से हम रिजल्टेंट सॉल्यूशन की क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, मोलरिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, ऐसा ही रिलेशन नॉर्मेलिटी के लिए भी एप्लीकेबल है। ठीक, अगर नॉर्मेलिटी N1 वॉल्यूम V1 N2V2 एंड N3V3 है तो यहाँ पर N1V1 N2V2 N3V3 अपॉन V1 प्लस V2 प्लस। ठीक, ऐसे कितने भी सॉल्यूशन हो उन सब सॉल्यूशन को अगर मिक्स करें, तीन से ज्यादा को भी मिक्स करें, उन सबकी रिजल्टेंट मोलरिटी इस तरीके से निकाली जाए। ठीक, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इसके अलावा बहुत से रिलेशन होते हैं, ठीक, पर बोर्ड लेवल पे हमारे इतने रिलेशन सफिशिएंट है। ठीक है, इसके बाद में अब हम जो नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म्स देखते हैं वो है मोल फ्रैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट जो कंसंट्रेशन टर्म है वो कंसंट्रेशन टर्म हम देखते हैं मोल फ्रैक्शन। ठीक, मोल फ्रैक्शन इसको जनरली एक्स से डिनोट करते हैं। ठीक है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन किसी भी सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन को डिफाइन किया जाता है किस तरीके से, किसी भी सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन को डिफाइन किया जाता है, it is the ratio of moles of a component to the total moles of all components। ठीक है, it is the ratio of moles of a component to the total moles of all components। ठीक है, प्रेजेंट इन मिक्सचर, प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। ठीक, ध्यान दो, किसी भी सॉल्यूशन में किसी पर्टिकुलर कंपाउंड की या किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन क्या होती है, उस कंपोनेंट के मोल्स का सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट प्रेजेंट है उन सबके मोल्स के साथ में रेशियो। ठीक है, मोल्स ऑफ अ कंपोनेंट, जिस कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन निकालनी है उस कंपोनेंट के मोल अपॉन टोटल मोल। ठीक है, ये जो रेशियो होता है इसी को क्या बोला जाता है, मोल फ्रैक्शन बोला जाता है। ठीक, मोल फ्रैक्शन अगर फॉर्मूला की बात करूं, मोल फ्रैक्शन इक्वल्स टू हो जाएगा मोल्स ऑफ अ कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल्स। ठीक है, टोटल मोल मीन्स जितने भी कंपोनेंट है उन सबके मोल्स का सम। ठीक है, तो किसी भी सॉल्यूशन में किसी कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन मतलब
टोटल सॉल्यूशन में जितने मोल्स है उसमें उस सॉल्यूशन का कितना फ्रैक्शन है, उसके मोल्स का कितना फ्रैक्शन है, इसको कैसे डिफाइन किया जाता है, उस सॉल्यूशन के मोल्स और टोटल मोल्स का जो रेशियो है उसी को उस पर्टिकुलर कंपोनेंट की क्या बोला जाएगा, मोल फ्रैक्शन बोला जाएगा। ठीक है, मोल फ्रैक्शन इक्वल्स टू मोल्स ऑफ अ कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल्स प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। ठीक, सपोज एक कोई बाइनरी सॉल्यूशन है मेरे पास, सपोज एक बाइनरी सॉल्यूशन है जिसमें कितने कंपोनेंट है, दो, ए और बी। ठीक है, ए के मोल्स को मैं एन ए बोलता हूँ, बी के मोल्स को मैं एन बी बोलता हूँ। ठीक है, ए के मोल्स को मैं एन ए और बी के मोल्स को मैं क्या बोलता हूँ, एन बी। सपोज ए की मोल फ्रैक्शन क्या है, मोल फ्रैक्शन को डिनोट करते हैं x और ए के लिए इसको बोल दिया एक्स ए। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या होगा, ए के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स मींस एन ए प्लस एन बी। ये क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। सिमिलरली अगर मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ बी को एक्स बी बोलता हूँ तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल मोल्स मींस एन ए प्लस एन बी। ठीक है, तो ये किसकी बात होगी, मोल फ्रैक्शन की। इसके बाद में बात करते हैं इसकी यूनिट की। ठीक, तो इसकी यूनिट देखने के लिए देखो इसके फॉर्मूला पे जाओ। फॉर्मूला क्या बोलता है, किसी भी कंपोनेंट के मोल्स, मोल्स की खुद की क्या यूनिट है, मोल्स खुद एक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट है। ठीक, तो मोल्स अपॉन मोल प्लस मोल, वो भी मोल। ठीक है, मोल्स अपॉन मोल्स कैंसिल हो जाएंगे, मींस जो मोल फ्रैक्शन होता है वो कैसी क्वांटिटी होती है, यूनिट लेस क्वांटिटी होती है, पहली बात। ठीक है, उसके बाद में एक चीज हमें ध्यान रखनी है, किसी भी सॉल्यूशन के लिए, ठीक है, सभी कंपोनेंट्स की जो मोल फ्रैक्शन होती है उसका सम किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। ठीक है, किसी भी सॉल्यूशन के लिए सभी मोल फ्रैक्शंस मतलब उसमें जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सबकी मोल फ्रैक्शंस का सम किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। देखो इधर एक सॉल्यूशन हमने लिया हुआ है, ठीक, ए और बी उसमें दो कंपोनेंट है, बाइनरी सॉल्यूशन है। ठीक, उनकी मोल फ्रैक्शंस एक्स ए एंड एक्स बी है। जो मैं बोल रहा हूँ एक्स ए प्लस एक्स बी। ठीक है, अगर मैं एक्स ए प्लस एक्स बी करता हूँ तो एक्स ए की वैल्यू है एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एक्स बी की वैल्यू है एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। ठीक, एलसीएम क्या आ जाएगा, एन ए प्लस एन बी, ऊपर भी एन ए प्लस एन बी से ये कैंसिल, कितना हो गया 1। इसका मतलब क्या पता चला, किसी भी सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट है सभी कंपोनेंट्स की मोल फ्रैक्शन का सम क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। ठीक है, इसी को शॉर्ट में समेशन एक्स आई इक्वल्स टू 1 भी लिख देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, सपोज किसी सॉल्यूशन में आई कंपोनेंट है तो उन सभी कंपोनेंट्स की मोल फ्रैक्शन का सम किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। आई की वैल्यू यहाँ पे 1 से लेके इनफाइनाइट तक कोई भी इंटीजर वैल्यू हो सकती है, कितने भी कंपोनेंट मिक्स कर सकते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर बनता रहेगा तो उसको सॉल्यूशन बोलते रहेंगे। ठीक है, इसके बाद में मोल फ्रैक्शन के लिए पहली बात हमने देखी ये यूनिटलेस क्वांटिटी होती है। दूसरी बात हमने देखी किसी भी सॉल्यूशन के लिए सभी मोल फ्रैक्शंस का सम 1 के इक्वल होता है। ठीक, उसके बाद में तीसरी बात क्या है, तीसरी बात है मोल फ्रैक्शन में कंपोनेंट्स के मोल अपॉन टोटल मोल्स। ठीक, और मोल्स हम जानते हैं मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर भी मास की वैल्यू, नीचे भी मास की वैल्यू। ठीक, मास जो है वो टेम्परेचर से डिपेंडेंट नहीं होता है। ठीक, मतलब टेम्परेचर चेंज होने पे मास चेंज नहीं होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे जो मोल फ्रैक्शन है वो मोल फ्रैक्शन कैसी होती है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ठीक है, कैसी होती है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट मींस टेम्परेचर बदलने पे मोल फ्रैक्शन की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, ये ध्यान रखना है हमें। हमने टेम्परेचर डिपेंडेंस की बात पहले भी कर ली है, मोल फ्रैक्शन के केस में मैंने अभी भी बता दिया। ठीक, जो कंसंट्रेशन टर्म्स वॉल्यूम पे डिपेंड करेगी वो टेम्परेचर पर भी डिपेंड करेगी, और जो वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करेगी वो टेम्परेचर से भी डिपेंड नहीं करेगी। ठीक है, इसके बाद में अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं जो हमने रिलेशन लिए हैं उन। ठीक, सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं हम। ठीक, क्या बोल रहा है क्वेश्चन,
कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ 20% इथाइलिन ग्लाइकोल सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे 20% बाय वेट है, 20% बाय वेट इथाइलिन ग्लाइकोल सॉल्यूशन। ठीक है, इस सॉल्यूशन के लिए मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। ठीक, ध्यान दो, सबसे पहले जो गिवन है उसको लिखो, एक ही चीज गिवन है, 20% बाय वेट। ठीक है, 20% बाय वेट, इसका सॉल्यूशन है इथाइलिन ग्लाइकोल। ठीक, 20% बाय वेट, परसेंटेज का मतलब है सॉल्यूशन 100 ग्राम है तो उसमें से 20 ग्राम क्या है, ठीक है, 20 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल। ठीक, 20% वेट बाय वेट, इसकी बात हमने पहले भी की हुई है बहुत बार। 20% वेट बाय वेट का मीन्स है कि इस सॉल्यूशन में 20 ग्राम क्या प्रेजेंट है, इथाइलिन ग्लाइकोल। ठीक है, और रेस्ट 80 ग्राम क्या प्रेजेंट है, सॉल्वेंट। जब सॉल्वेंट की बात नहीं हो तो बाय डिफॉल्ट सॉल्वेंट इसको मान लेंगे, वाटर को, H2O को मान लेंगे। ठीक है, इसके बाद में अब वो देखेंगे कि हमें क्या फाइंड आउट करना है। हमसे पूछा है मोल फ्रैक्शन। ठीक है, क्या पूछा है हमसे, मोल फ्रैक्शन, इथाइलिन ग्लाइकोल की मोल फ्रैक्शन पूछिए। ठीक, तो देखो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ अ कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल। मतलब पहले जो दोनों कंपोनेंट है, ठीक है, इथाइलिन ग्लाइकोल और H2O के मोल्स चाहिए। अगर हमें मोल्स मिल जाएंगे तो हम मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं इथाइलिन ग्लाइकोल के मोल्स निकालता हूँ, C2H6O2। इथाइलिन ग्लाइकोल का फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6O2, क्वेश्चन में भी गिवन है। ठीक, तो NC2H6O2 मीन्स मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। ठीक, क्या हो जाएगा, मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इन ग्राम मीन्स 20 ग्राम अपॉन मोलर मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। ठीक है, इथाइलिन ग्लाइकोल का मोलर मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। ठीक है, कितना हो जाएगा, देखो इधर दो कार्बन, कार्बन का एटॉमिक वेट 12, 2 into 12 प्लस हाइड्रोजन 6, 6 into 1 प्लस ऑक्सीजन कितने, 2, 2 into 16। ठीक है, ये हो जाएगा 72 ग्राम पर मोल। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 72 ग्राम पर मोल। इसको 72 से डिवाइड किया तो मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल कितने आ जाएंगे, मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल यहाँ पे आ जाएंगे 0.312 मोल। ठीक है, मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल कितने आ जाएंगे, 0.312 मोल। ठीक, इसके बाद में सिमिलरली मोल्स ऑफ वाटर कितने आ जाएंगे, NH2O 80 अपॉन मोलर मास ऑफ वाटर, सबको पता है H2O निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएंगे 4.44। ठीक है, मोल्स ऑफ H2O आ गए, मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल आ गए। ठीक, अब हम मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल के लिए मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल अपॉन टोटल मोल। अब हम देखते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, इसको मैं बोल सकता हूँ C2H6O2, जो कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। क्या होगा, मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल अपॉन टोटल मोल। टोटल मोल मीन्स मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल प्लस मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल हमारे पास थे 312.312 अपॉन मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल थे 0.312 प्लस मोल्स ऑफ वाटर है 4.44। इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 0.068 और मोल फ्रैक्शन कैसी होती है, यूनिटलेस क्वांटिटी। ठीक है, ये किसके मोल्स आ गए, इथाइलिन ग्लाइकोल। उसके बाद में अगर हमें वाटर के मोल्स भी फाइंड आउट करने होते हैं यहाँ पे, ठीक, तो सॉरी मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O के लिए अब यहाँ पे दो तरीके, एक तरीका तो बोलता है मोल्स ऑफ वाटर अपॉन टोटल मोल। ठीक, और दूसरा तरीका क्या बोलता है, सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है, एक की मोल फ्रैक्शन हमें पता है और हमें यह भी पता है कि सभी मोल फ्रैक्शंस का सम 1 के इक्वल है, तो हम मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर को 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है,
1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल 0.06 सोल्व करेंगे तो 0.392। ठीक है, इस तरीके से हम मोल फ्रैक्शंस की कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक, सिंपली मोल फ्रैक्शन के निकालने के लिए हमें कंपोनेंट्स के मोल चाहिए। ठीक, फिर जिस भी कंपोनेंट की मोल निकालनी है उसके मोल और टोटल मोल से उनको डिवाइड कर दें। ठीक है, इसके बाद में अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ 10 m मीन्स 10 molar HCl should be diluted to prepare 2 liter of 5 molar HCl solution। ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, 10 m HCl को कितना डाइल्यूट करें। ठीक है, कितना वॉल्यूम डाइल्यूट करें कि उससे 5 मोलर वाला 2 लीटर HCl सॉल्यूशन बनाया जा सके। ठीक, मतलब यहाँ पे डाइल्यूशन की बात हो रही है और डाइल्यूशन के लिए डाइल्यूशन फॉर्मूला यूज किया जाएगा। ठीक है, क्या बोलता है डाइल्यूशन फॉर्मूला, M1V1 इक्वल्स टू M2V2। ठीक है, M1 की वैल्यू सपोज किसी को भी बोल लो M1 इक्वल्स टू 10, तो V1 हमें फाइंड आउट करना है, M2 इक्वल्स टू 5 और V2 इक्वल्स टू कितना दे रखा है 2 लीटर। ठीक है, V2 कितना दिया हुआ है 2 लीटर। वैल्यूज पुट करो, M1 की वैल्यू 10 इंटू V1 फाइंड आउट करना है, M2 की वैल्यू 5 इंटू 2 लीटर। ठीक है, इसको जब सोल्व करते हैं कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 लीटर। 1 लीटर बोल लो या 1000 ml। ठीक है, तो सिंपली हमने रिलेशन की हेल्प से इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्या बोल रहा है, 0.4 ग्राम NaOH इज प्रेजेंट इन 40 ml सॉल्यूशन। ठीक है, और हमें क्या कैलकुलेट करना है, मोलरिटी एंड नॉर्मेलिटी। ठीक है, जब भी किसी क्वेश्चन में मोलरिटी और नॉर्मेलिटी दोनों को एक साथ पूछा हो, ठीक, तो सबसे पहले हमें किसको निकालना है, मोलरिटी को निकालना है। ठीक है, सबसे पहले किसको निकालना है, मोलरिटी को। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं हमने अगर मोलरिटी निकाल लिया, ठीक है, तो उसके बाद नॉर्मेलिटी के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू मोलरिटी इनटू एक्स फैक्टर। ठीक है, तो उसकी हेल्प से हम नॉर्मेलिटी को इजीली फाइंड आउट करते हैं। ठीक, देखो इधर 0.4 ग्राम NaOH, सबसे पहले जो गिवन है उसको लिखो, मास ऑफ NaOH कितना दिया है 0.4 ग्राम। ठीक है, क्वेश्चन में मोलर मास ऑफ NaOH भी दिया हुआ है, मोलर मास ऑफ NaOH ये कितना दिया हुआ है 40 ग्राम पर मोल। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, वो भी दिया गया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 40 ml। ठीक, मोलरिटी क्या बोलती है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, हमारे पास मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास है तो मोल्स निकाल सकते हैं, वॉल्यूम ml में इसको लीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहीं पे इसको लीटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ, 40 अपॉन 1000 इज 0.04 लीटर। ठीक है, इसके बाद में मोल्स ऑफ NaOH, मोल्स ऑफ NaOH कितने हो जाएंगे, मास इन ग्राम 0.4 ग्राम अपॉन मोलर मास कितना है 40 ग्राम पर मोल। ठीक है, इसको जब सॉल्व करते हैं हम तो ये आ जाएगा 1/100। ठीक है, मोल्स, मोल्स ऑफ NaOH हमारे पास है। इसके अलावा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर हमारे पास है, तो हम इजीली मोलरिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, 1/100 को लिख लो 0.01। ठीक है, 0.01 मोल। इसके बाद में देखो क्या फाइंड आउट करना है, मोलरिटी। मोलरिटी इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, जब भी हम थ्योरेटिकल क्वेश्चन करते हैं तो उसमें हमें फॉर्मूला भी लिखना है। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूले के भी मार्क्स होते हैं और स्टेप के मार्क्स होते हैं, तो क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए। अगर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप है तो वहाँ कोई नहीं देख रहा कि तुमने फॉर्मूला लगा के सोल्व किया, डायरेक्ट सोल्व नहीं किया है। ठीक है, तो मोलरिटी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, मोल्स ऑफ NaOH अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितने लेना है, लीटर में। मोल्स कितने हैं 0.01 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 0.04। कितना आ गया ये
0.25 कैपिटल एन या मोल्स पर लीटर। ठीक है, ये हमने क्या फाइंड आउट कर लिया है, मोलरिटी। इसके बाद में हमें क्या निकालना है, नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी के लिए हमारे पास एक रिलेशन होता है, नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू मोलरिटी इंटू एक्स फैक्टर। मोलरिटी की वैल्यू मेरे पास 0.25 है इंटू एक्स फैक्टर, यहाँ पे NaOH क्या है, बेस। ठीक है, और बेस के लिए क्या निकाली जाती है, एसिडिटी, और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। कोई भी बेस जितने OH माइनस देता है वो इसकी क्या होती है, एसिडिटी, और वही एसिडिटी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, एक्स फैक्टर की वैल्यू, तो हो जाएगा 1। मीन इस सॉल्यूशन की जो नॉर्मेलिटी है वो भी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, सिंपल सा इक्वेशन था। इसके बाद में एक नेक्स्ट और क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैलकुलेट नॉर्मेलिटी ऑफ 1.5 m H2SO4 सॉल्यूशन। ठीक है, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, 1.5 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन गिवन है तुम्हें, उसके लिए क्या फाइंड आउट करना है, नॉर्मेलिटी। ठीक, अब इसके दो तरीके, एक तो बहुत लॉन्ग प्रोसीजर है। ठीक, 1.5 कैपिटल M मीन्स 1.5 मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, फिर उस मोल्स से हम इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, फिर इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट करने के बाद फॉर्मूला लगाएंगे और नॉर्मेलिटी निकालेंगे। या सिंपल सा हम रिलेशन जानते हैं, नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू मोलरिटी इनटू एक्स फैक्टर। यहाँ पे H2SO4 क्या है, एसिड। एसिड के लिए क्या कैलकुलेट करोगे, बेसिसिटी, और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, कोई भी एसिड जितने H प्लस देगा वो उसकी बेसिसिटी, यहाँ पे H2SO4 वो H प्लस देगा, तो एक्स फैक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। ठीक, मोलरिटी 1.5 इंटू एक्स फैक्टर की वैल्यू 2, आंसर कितना आ गया, 3 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। ये क्या है, नॉर्मल। ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन। इसके बाद में एक क्वेश्चन जो है वो है होमवर्क। ठीक, 10% वेट बाय वेट H2SO4 सॉल्यूशन। ठीक है, 20% वेट बाय वेट H2SO4 सॉल्यूशन। इसके लिए क्या फाइंड आउट करना है, के लिए मोलरिटी फाइंड आउट। ठीक है, ये क्वेश्चन आप सबको करना है। 10% वेट बाय वेट H2SO4 सॉल्यूशन।